students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi. This is fifth lecture for class 12th students from NCERT Physics. We had done up to the third section, conductors and insulators of the first chapter. Now we will proceed with the fourth section of first chapter. Let's come to there. See, the fourth section is charging by induction. When we touch a pith ball with an electrified plastic rod, some of the negative charges on the rod are transferred to the pith ball and it also gets charged. देखिए ये पीछे से ही है, पीछे की बातें जो बताई गई हैं आपको। अगर हम एक पिथ बॉल को टच करें विद एन इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक बॉल, यानी एक इलेक्ट्रीफाइड चार्ज प्लास्टिक रॉड है और एक न्यूट्रल पिथ बॉल है, प्लास्टिक रॉड जो इलेक्ट्रीफाइड है उससे पिथ बॉल को टच कराएं तो पिथ बॉल भी चार्ज हो जाएगा। तो सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द पिथ बॉल एंड इट आल्सो गेट्स चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ क्या लिखना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक रॉड भी नेगेटिवली चार्ज है तो ट्रांसफर सेम चार्ज होगा, क्योंकि हम टच करा रहे हैं। जब भी हम टच कराएंगे तो सेम चार्ज ट्रांसफर होगा। Thus the pith ball is charged by contact। देखिए लिख दिया गया है, टच करेंगे तो चार्ज्ड बाय कांटेक्ट। इसको इटैलिक्स में लिखा है, आप ध्यान दीजिए इसके फॉन्ट को। तो चार्ज्ड बाय कांटेक्ट। It is then repelled by the plastic rod but is attracted by a glass rod which is oppositely charged। बिल्कुल सही है। अब देखिए पिथ बॉल जब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो वो प्लास्टिक रॉड को तो रिपेल करेगा ही, क्योंकि प्लास्टिक रॉड भी नेगेटिवली चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मगर वो अट्रैक्ट करेगा किसको? ग्लास रॉड को। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, अपोजिटली चार्ज है, जैसा कि लिखा है। However, why a electrified rod attracts light objects? कह रहा है कि is a question we have still left unanswered। देखिए अब कह रहा है कि why a electrified rod attracts lighter objects। कह रहा है जो electrified rods हैं वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, इसका आंसर नहीं दिया गया है अभी। Let us try to understand what could be happening by performing the following experiments। इसको अभी भी बताया जाता है, मगर हम इस एक्सपेरिमेंट को समझ के, पढ़ के और समझते हैं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि क्यों इलेक्ट्रीफाइड रॉड्स लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रिंग टू। अब ये एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स हैं 1 2 जो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या है एक्सपेरिमेंट का? ब्रिंग 2 मेटल स्फीयर्स A and B supported on insulating stands in contact as shown in figure 1.4a। अब देखिए ये फिगर है 1.4 और इसका ये A है, A B C D E, और ये फिगर 1.4। फिगर का फुटनोट पहले जरूर पढ़ना चाहिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी ये फिगर चार्जिंग बाय इंडक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा है। तो पहला स्टेप क्या है एक्सपेरिमेंट का? 2 A और B देखिए आप, यहाँ 2 मेटल स्फेयर्स हैं, यहाँ मेटल को आप अंडरलाइन कर लीजिए, मेटल स्फेयर्स हैं, मेटल स्फेयर्स हैं और कांटेक्ट में आप देखिए। और ये 2 स्टैंड्स हैं, दोनों अपने अपने स्टैंड पे। स्टैंड्स कैसे हैं? इंसुलेटिंग है, ध्यान दीजिए, इंसुलेटिंग को यहाँ जरूर अंडरलाइन करिए, इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं और दोनों कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट। ये तीनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि मेटेलिक स्फेयर्स हैं, मेटल यहाँ महत्वपूर्ण है, स्टैंड इंसुलेटिंग है, ये महत्वपूर्ण है, और दोनों कांटेक्ट में है स्फेयर्स, ये महत्वपूर्ण है। अगले स्टेप पे चलते हैं। ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड नियर वन ऑफ द स्फीयर्स से A।
मानिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम ए स्फीयर के पास ले आते हैं और टच नहीं कराना है, बस इसके पास लाना है, टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टच द स्फीयर। देखिए आगे यही बात लिखी हुई है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। अब देखिए इससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोनों रॉड्स कांटेक्ट में हैं और इस फिगर को अब ध्यान से आप समझिए क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये पूरा फिगर। जैसे ही आपने एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को स्फीयर ए के पास लाया, तो इसके रॉड के ऊपर के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये चार्जेस क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये मेटेलिक है, देखिए मेटेलिक वर्ड का इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाता है। मेटेलिक स्फीयर्स हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव रॉड। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो इस वाले मेटल, बी वाले मेटल और ए वाले मेटल दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। बी वाले भी इलेक्ट्रॉन चूंकि कांटेक्ट है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रेवल करते हुए इस कांटेक्ट से होते हुए इधर को आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव रॉड की तरफ। और यहाँ पे ये वही नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के, जो अट्रैक्ट होके इस तरफ आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के इस तरफ आने की वजह से अपोजिट साइड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ये बी रॉड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ड्यू टू डिफिशियंसी और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सी, यही बात यहाँ कही जाएगी, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ स्फीयर बी के पिछले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस are bound in the metal spheres and cannot escape। दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ए और बी स्फीयर्स पे एकदम बंधे हुए हैं, कहीं उससे निकल के जा नहीं पाएंगे। They therefore reside on the surfaces as shown in figure 1.4b। The left sphere of charge A has an excess of negative charge and the right surface of sphere B has an excess of positive charge। ये बात बता चुके हैं आपको। However, not all of the electrons in the spheres have accommodated on the left surface of the A। As the negative charge starts building up at the left surface of A, other electrons are repelled by this। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेज यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर को नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ इकट्ठा होंगे तो बाकी के जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इकट्ठा हो चुके हैं वो उसको रिपेल करने लगेंगे। तो अब फर्दर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का आना इधर से बंद हो जाएगा। यही बात ये कह रहे हैं और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगी। यही बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं। इन अ शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड चार्जेस। ये कौन से चार्जेस हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ए स्फीयर पे यहाँ पे इकट्ठा है, इन्हीं को यहाँ कहा जा रहा है एक्यूमुलेटेड चार्जेस। फिगर 1.4b shows the equilibrium situation। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन मान लीजिए यहाँ दी गई है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 नेगेटिव चार्जेस को शो किया गया और यहाँ 4 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस को, इसको इक्विलिब्रियम मान रहे हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड हैपेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इस पूरे प्रोसेस को जो ऊपर हमने डिस्कस किया इसको हम इंडक्शन ऑफ चार्ज कहते हैं और ये प्रोसेस बिल्कुल एक क्षण में ही हो जाता है। जैसे ही आप पॉजिटिव रॉड लाए होंगे तुरंत ये पूरी प्रक्रिया इक्विलिब्रियम की स्टैब्लिश हो जाएगी विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब देखिए इंडक्शन कहते किसे हैं, इस पे थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ आपको। इंडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा इफेक्ट आप देख रहे हो जो टेम्पोररी हो और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के होने की वजह से दिखाई दे रहा हो। यानी कि यहाँ पे इस पॉजिटिव रॉड के होने की वजह से ये आप चार्जिंग का, इधर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन, इधर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन देख पा रहे हैं। तो ये जो फेनोमेना चार्जिंग का हो रहा है ये टेम्पोररी फेनोमेना है और ये क्यों है? इसकी वजह से। इंडक्शन कॉज करने वाला एजेंट कौन है यहाँ पे? ये वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। तो इसीलिए इंडक्शन का मतलब ये होता है।
जो किसी दूसरे की संगत की वजह से, आसपास होने की वजह से कुछ खास बिहेवियर शो करने लगे। Happens all the accumulated charges remain on the surface as shown till the glass rod is held near the spheres। बिल्कुल सही है। If the rod is removed, the charges are not acted by any outside force and they redistribute to their original neutral state। अब देखिए, अगर आप यहाँ से इस रॉड को हटा दें, पॉजिटिव रॉड को, तो क्या होगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन का फोर्स है इस रॉड का, वो खत्म हो जाएगा फोर्स। और जैसे ही वो फोर्स खत्म होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को फिर ये वाले पॉजिटिव चार्जेस बी स्फीयर वाले अट्रैक्ट कर लेंगे और दोनों एक्सचेंज करके फिर से क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जैसे कि इनिशियल कंडीशन ए फिगर में ऊपर थी। तो अभी हम रॉड को हटा नहीं रहे हैं, अभी तक हम रॉड को यहीं रखे हैं। और अब आगे हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। Separate the spheres by a small distance while the glass rod is still held near sphere A। अब देखिए, रॉड को यहीं पकड़े रहिए, एक ए स्फीयर के पास होल्ड किए रहिए और अब ए और बी दोनों स्फीयर्स को सेपरेट कर दीजिए। देखिए दोनों के बीच अब कांटेक्ट नहीं है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये करने को कहा जा रहा है। The two spheres are found to be oppositely charged and attract each other। अब जब आप थोड़ा सा दूर करेंगे दोनों को, दूरी बहुत कम है मगर कांटेक्ट नहीं है, अब तो क्या होगा, ये डी फिगर में देखिए क्या होगा। और इस रॉड को अब हटा दिया गया, आप डी फिगर में देख सकते हैं। इस रॉड को हटाते ही पॉजिटिव चार्ज जो बी पे था और नेगेटिव चार्ज जो ए पे था, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप करेगी। परंतु अगले फिगर में आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा ही लिखा होगा यहाँ पे, आप फिगर से समझें इसको। ई फिगर में आप देखिए, जैसे ही दूरी को बढ़ाया गया ए और बी स्फीयर के बीच, आप देखिए यहाँ की दूरी देखिए, यहाँ की दूरी देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पे अब दूरी को बढ़ा दिया गया। जैसे ही दूरी को बढ़ाया गया तो इन दोनों चार्जेस के बीच, बी स्फीयर और ए स्फीयर के चार्जेस के बीच का फोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे ही दूरी को बढ़ाया आपने, तो ये ए स्फीयर के चार्जेस जो एक तरफ पोलराइज्ड थे, इकट्ठा थे, अब ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी पे का, बी पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनका अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। तो अब इनके आपस के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो काफी स्ट्रांगली रोल प्ले करेगा और सभी चार्जेस दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होकर रिपेल करके दूर दूर हो जाएंगे। और ये देखिए आप, बिल्कुल बराबर दूरी पे ये जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं रिपल्सन की वजह से। अब वो इकट्ठा एक तरफ नहीं है। यही सेम सिचुएशन बी स्फीयर पे होगी और सभी पॉजिटिव चार्जेस जो एक तरफ इकट्ठा थे वो रिपेल करके इक्वली यूनिफॉर्मली दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे यही बात लिखी गई होगी। रिमूव द रॉड, द चार्जेस ऑन स्फीयर्स रीअरेंज देमसेल्व्स as shown in figure 1.4d। Now separate the spheres quite apart। दूरी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए spheres के। The charges on them get uniformly distributed over them as shown in the figure। देखिए इन्होंने क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका रीजन नहीं दिया है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। In this process, the metal spheres will each be equal and oppositely charged। This is charging by induction। इस पूरे प्रोसेस में, ये 4 स्टेप का जो प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, दोनों चार्जेस इक्वली एंड अपोजिटली, ध्यान दीजिएगा, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो रहे हैं। दोनों पे बराबर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए 4 यहाँ भी बनाया गया पॉजिटिव, 4 यहाँ नेगेटिव बनाया गया, इक्वल और अपोजिट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। The positively charged glass rod does not lose any of its charge contrary to the process of charging by contact। देखिए ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग बाई कांटेक्ट ऊपर आया था इटैलिक्स में, मैंने आपको बताया था अभी, कह रहा है उसके विपरीत यहाँ देखने को मिल रहा है। चार्जिंग बाई कांटेक्ट में क्या था कि पॉजिटिव रॉड को पिथ बॉल को से कांटेक्ट में लाया जा रहा था। कांटेक्ट में लाने से क्या हो रहा था,
पॉजिटिवली चार्ज रॉड का पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करके पिथ बॉल पे जा रहा है, तो अब नेचुरली रॉड के ऊपर कुछ चार्ज कम हो गया क्योंकि उस पे का चार्ज फ्लो करके जा चुका है पिथ बॉल पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कांटेक्ट तो किया ही नहीं गया रॉड से, इसलिए ये दोनों केसेस में दोनों में भिन्नता है जिसको यहाँ लिखा जा रहा है। When electrified rods are brought near light objects, a similar effect takes place. अब देखिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद हम अपने उस प्रश्न पे आते हैं जो अनउत्तरित रह गया था ऊपर। The rods induce opposite charges on the near surface of the object and similar charges move to the farther side of the object. अब देखिए आप अगर किसी कागज के टुकड़े को, लाइट ऑब्जेक्ट को, अगर प्लास्टिक कॉम या कुछ भी हो, इस तरह का जो चार्ज्ड बॉडी हो, उसके पास लाते हैं तो क्या होता है। मानिए प्लास्टिक रॉड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और उसको एक पेपर के छोटे से टुकड़े के पास ले जाएंगे, तो उस पेपर के टुकड़े का एक सिरा जो प्लास्टिक रॉड के करीब है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या कहें इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा जो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और पॉजिटिवली चार्ज एंड को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यही प्रोसेस वहां पे भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस हैपेंस इवन व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर। बिल्कुल सही है, जो लाइट ऑब्जेक्ट है उसका कंडक्टर होना जरूरी नहीं है। The mechanism for how this happens is explained later in section 1.10 and 2.10. The centers of the two types of charges are slightly separated. अगर ऑब्जेक्ट्स कंडक्टर नहीं है तो भी ये देखने को मिलेगा, वहाँ पे पोलैरिटी होती है, इसको हम लोग आगे डायइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे जहाँ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसा ही यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी वक्त इसको डिस्कस करेंगे कैसे सेंटर स्लाइटली सेपरेट हो जाता है। We know that opposite charges attract while similar charges repel. However, the magnitude of force depends on the distance between the charges, and in this case the force of attraction overweighs the force of repulsion. As a result, the particles like bits of paper or pith ball being light are pulled towards the rod. तो कह रहे हैं कि जो जैसा मैंने बताया कि एक पीस ऑफ पेपर के पास अगर आप प्लास्टिक रॉड को ले आएंगे तो प्लास्टिक रॉड के पास जो सिरा होगा वो प्लास्टिक रॉड के चार्ज से अपोजिटली चार्ज होगा, यानी प्लास्टिक रॉड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वह सिरा जो रॉड के करीब है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरा सिरा पेपर का नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दूसरा सिरा जो नेगेटिवली चार्ज है वो रॉड से ज़्यादा दूर होगा तो फोर्स कम लगेगा क्योंकि ये रिपल्सन का फोर्स होगा, और जो सिरा रॉड के करीब है वो अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो कम दूरी पे होगा रॉड से करीब होने के कारण, तो अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन का फोर्स आउटवे कर रहा है, ओवरवे कर रहा है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सन का फोर्स, तो ओवरऑल इफेक्ट अट्रैक्शन का दिखाई देता है। यही बात यहाँ लिखी गई है, आप फिर से पढ़ेंगे तो यही बात दिखेगी। इसके बाद एग्जाम्पल है, हाउ कैन यू charge a metal sphere positively without touching it। देखिए ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जिसको अभी जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 4 पॉइंट में डिस्कस किया कि किसी मेटल स्फेयर को कैसे पॉजिटिवली चार्ज करेंगे विदाउट टचिंग इट। तो बिल्कुल ये वही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं 2 मेटल स्फेयर्स ए और बी लेंगे, और बी को पॉजिटिवली चार्ज किया है हमने, ए को नेगेटिवली चार्ज किया है। आप पीछे देख सकते हैं फिर से इस फिगर में, ये देखिए बी फाइनली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो एक मेटल स्फेयर को कैसे पॉजिटिवली चार्ज करना है इस पूरे प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप देखिए बिल्कुल ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, प्रीसीडिंग डिस्कशन को आप समझे या नहीं इसे चेक करने के लिए यहाँ दिया गया है। तो इसके सोल्यूशन को यदि आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट वही बात दिखेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में कि एक दूसरा तरीका, सिंपल तरीका लिया गया है, फिगर से आप समझें। एक सिंगल स्फेयर को लिया गया जो इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा गया है, फिर एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास ले आया और स्फेयर को हमने अर्थ से, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। तो हुआ क्या इससे कि नेगेटिव रॉड है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या कहें
कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको रिपेल करके इस एंड पे भेजेगा। लेकिन इस एंड को हमने वायर से कनेक्ट किया ग्राउंड को, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड के अंदर फ्लो कर जाएंगे और ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ से कट करेंगे। देखिए ए स्टेप के बाद बी है, आप ए के बाद बी देखिए, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था वो बी में दिखाया गया है। रॉड को पास लाया गया ए बी सी एंड देन डी, इस ऑर्डर में आप समझिए। तो ए है, बी में आप नेगेटिव रॉड लाते हैं तो पोलराइजेशन होता है, दो ध्रुव बन रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिपेल होके इधर चले गए इसके रिपल्सन की वजह से रॉड के। और उसके बाद वायर से यहाँ सी में कनेक्ट किया तो एक्सेस जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ग्राउंड में चले गए। अब इसके बाद इस वायर को हटा दिया यहाँ से और इस रॉड को भी हटा दिया फाइनली, देखिए ई में यहाँ से। तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को आपस में रिपेल करेंगे जो एक्यूमुलेटेड थे, इसके हटते ही इसका फोर्स खत्म और अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे थ्रू आउट द सरफेस ऑफ स्फीयर और हमारा काम हो गया। यही प्रश्न था, इसी बात को यहाँ टेक्स्ट में लिखा गया है। Okay, thank you students. See you in the next video with ongoing paragraph.